हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2013 का पेपर 2। इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। टोटल 4 पैराग्राफ आए थे 2013 के पेपर 2 में। वो चारों के चारों पैराग्राफ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं इतना बता देता हूँ कि हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन नहीं देखने वाले हैं। क्या लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए वो हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्या क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ताकि उस टाइप के कॉन्सेप्ट का दोबारा कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उसको बहुत ही आसानी से कर पाएँ। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1। तो हमारे पास जो पैराग्राफ नंबर 1 है वो प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड है। तो उन्होंने क्या दिया है, एक पैराग्राफ दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड, उस पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही प्यारा सा पैराग्राफ है एंड ईजी साइड में है। देखो बेसिकली उन्होंने बोला है कि एक रीजन है S या फिर सेट बोल दो S, जो कि कैसे ऑब्टेंड होता है S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 से, जहाँ पे उन्होंने S1 S2 S3 को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने बोला है S1 में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका मॉड लेस देन 4 है। ओके। S2 में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस ग्रेटर देन 0 है। एंड S3 में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है। मतलब हमारे पास 3 डिफरेंट रीजन्स गिवन है, या फिर जो भी बोल लो, वो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एक S आएगा। अब उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन उसमें डाला है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट S। ओके। अब एरिया वगैरह पूछा है तो हमें डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, और सबसे पहली बात डायग्राम बनाने के लिए हमें S1 बहुत ही आसानी से पता है। ये मैं बार बार जेई मेन रिवीजन सीरीज में भी बता चुका हूँ कि मॉड Z इज इक्वल टू समथिंग हो, तो इसका मतलब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 पे है, रेडियस R है। ओके। नाउ अगर ऐसा होता दैट इज मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इज इक्वल टू R, इसका मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है, Z0 पे है, एंड रेडियस कितना है, R है। ये बहुत ही सिंपल है। और अगर इक्वालिटी का ग्राफ हमें आता है तो इनइक्वालिटी का ऑब्वियसली आ जाएगा। कैसे? अगर वो ग्रेटर देन 4 या फिर लेस देन 4 बोला है, मतलब वो सारे रीजन, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो उस सर्कल के Z इज इक्वल टू मॉड Z इज इक्वल टू 4 के बाहर होगा, वो सारा कौन रिप्रेजेंट करेगा, मॉड Z ग्रेटर देन 4, एंड उसके अंदर वाला रीजन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, मॉड Z लेस देन 4। तो पहला वाला सेट तो बहुत ही आसान है ड्रॉ करना। दूसरा वाला सेट भी बहुत ही आसान है ड्रॉ करना। रियल ऑफ Z पॉजिटिव, मतलब सिर्फ ये वाला साइड, इसको भी ड्रॉ कर लेंगे तो इसमें ज़्यादा माथापेची नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग सेट 2 को देखेंगे, बहुत बच्चों ने यहीं पे हार मान लिया होगा कि सेट 2 क्या है भाई, इस तरीके से आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज Z। अब इस सेट 2 में देखो इन्होंने बोला है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास जिसका हम लोग इमेजिनरी पार्ट निकाल रहे हैं, एंड वो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। दिस मीन्स हमें किसी भी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में Z इन्वॉल्व है, और Z इन्वॉल्व है तो डायरेक्टली हम लोग इमेजिनरी पार्ट नहीं निकाल पाएंगे। दिस मीन्स हम लोग क्या करेंगे, Z को कुछ देर के लिए एज्यूम कर लेंगे x प्लस आयोटा वाई। जब Z को एज्यूम करेंगे x प्लस आयोटा वाई तो देखते हैं ये वाला एक्सप्रेशन जो बड़ा वाला है ये क्या बन के आता है। चलो अभी देखो, यहाँ पे तुम लिखोगे x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, न्यूमरेटर में तो ये लिख दोगे, डेनोमिनेटर में है मेरे पास 1 माइनस √3 आयोटा। तो यहाँ से सबको पता होगा क्या करना होगा, तुम्हें 1 प्लस √3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। जैसे ये डिवाइड किया, नीचे क्या बन गया देखना, नीचे बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तो आ जाएगा 4। कैसे? क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये तो 1 और ये 3 आ जाएगा, डेट इज 4। दिस मीन्स हमारा जो डेनोमिनेटर है वो 4 है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ओके, सो डेनोमिनेटर इज 4। अभी देखो न्यूमरेटर निकालेंगे हम लोग, a प्लस आयोटा बी टाइप का आएगा, लेकिन मुझे क्या a प्लस आयोटा बी में a का यूज है? नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ किसको देखना है, इमेजिनरी पार्ट को। तो मैं एक काम करता हूं, उतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी तरीके सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट निकाल लो।
इमेजिनरी वाला पार्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे निकालते हैं वो देखो। सबसे पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से लिख दो। दिस इज x माइनस 1 प्लस आयोटा टाइम्स y प्लस √3। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस √3 आयोटा। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 4 तो है ही। मैं सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। अब इमेजिनरी पार्ट देखो कैसे निकलेगा। जब x माइनस 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या इमेजिनरी पार्ट आएगा? ऑब्वियसली नहीं। x माइनस 1 जब √3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो उस टाइम पे एक इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, डेट इज √3 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट, जब ये आयोटा वाला टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा उस टाइम पे भी एक इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, डेट इज y प्लस √3। लेकिन जब ये आयोटा वाला पार्ट इस आयोटे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। एंड डिवाइड बाय 4 तो ऑब्वियसली है ही। तो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम लोग 4 भी हटा सकते हैं, दैट इज दिस इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट √3x माइनस √3 प्लस y प्लस √3 ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे √3 से √3 का कटा और हमारे पास क्या आ गया? बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन आ गया, डेट इज y प्लस √3x ग्रेटर देन 0। इसको प्लॉट करने सबको आता होगा आई गेस। ओके, तो हमारे पास तीनों रीजन आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा? तीनों रीजन को प्लॉट करके देखूंगा कि मुझे कौन सा एरिया निकालना है। चलो प्लॉट कर लेते हैं। S1 मॉड z लेस देन 4, ये प्लॉट करना बहुत ही आसान है मेरे लिए। बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाया हमने। एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर है 0,0 एंड रेडियस है 4। सो दिस पॉइंट विल बी 4,0। नाउ लेस देन 4 मतलब ये अंदर वाला पूरा का पूरा रीजन, एंड दिस इज S1। अब S3 भी हमें पता है रियल पार्ट ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स सिर्फ हमें इस साइड वाला रीजन देखना है। ना इसको प्लॉट कर लेते हैं, डेट इज y प्लस √3x इज इक्वल टू 0 को प्लॉट करेंगे तो देखो क्या आता है। वो एक इस टाइप का कुछ स्ट्रेट लाइन आने वाला है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस इज y प्लस √3x इज इक्वल टू 0, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा। एंड वी हैव टू सी डैट ये पॉजिटिव कब है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाले साइड में पॉजिटिव होगा। तो इन तीनों को जब मिलाएंगे तो हमारे पास कौन सा रीजन फेवरेबल आएगा? ये वाला रीजन हमारा फेवरेबल होगा, है ना। अब हमें बेसिकली इसी रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। नाउ वी कैन इजीली सी कि ये जो सर्कल है उसका एक तो क्वाड्रेंट आ गया। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना बहुत ही आसान है। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर डेट इज 4 का होल स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 डेट इज 4 पाई। तो ये वाला क्वाड्रेंट का तो एरिया आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड ये रेड वाला एरिया। अब ये रेड वाला एरिया कैसे निकालोगे? देखो दिस इज ए सेक्टर, एक सर्कल का सेक्टर है जिसका हमें सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो पता है, डेट इज पाई बाय 3। 60 डिग्री बन रहा है ना, देखो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस √3 टाइप है ना, तो 60 डिग्री बन रहा है ऑब्वियसली। तो इफ वी नो द सेंटर का एंगल एंड वी नो द रेडियस, तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना होता है सबको याद होना चाहिए, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा डेट इज पाई बाय 3। सो दिस इज 8 पाई बाय 3। दिस मीन्स ये वाला एरिया मुझे पता है, ये वाला एरिया पता है, तो ओवरऑल एरिया पता है, डेट इज 4 पाई प्लस 8 पाई बाय 3 डेट इज 12 प्लस 8 20 पाई बाय 3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। हमें क्या आइडेंटिफाई करना था? बस डिफरेंट रीजन्स। ओके, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, डेट वी हैव टू फाइंड द मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस। अब ये भी एक जाना पहचाना चीज़ है। क्या है? मॉडुलस ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 1 माइनस 3 आयोटा एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंड z इज व्हाट? z जो हमारा s में है वही है z। तो 1 माइनस 3 आयोटा हमारा 1, माइनस 3 पॉइंट है। 1, माइनस 3 पॉइंट कहीं इधर होगा, ठीक है। अब बेसिकली इस पॉइंट से इस रीजन का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट कर लेना है। बस
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस एंड ये कोऑर्डिनेट होने वाला है 1, -3। तो 1, -3 कोऑर्डिनेट होने वाला है। अब ये मुझे कैसे पता चला इस साइड में है, तो ऑब्वियसली लाइन में डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, दिस मीन्स ये साइड में है। ओके, तो 1, -3 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। √3x + y = 0। क्या डालोगे, 1 डालोगे तो √3 -3 डिवाइडेड बाय √a² + b² 3 + 1 का मॉडुलस, डेट इज ऑब्वियसली मॉड हटाएंगे तो 3 - √3 एंड नीचे में 2, तो 3 - √3/2 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही ईजी सा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पैराग्राफ आया था और हमने सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी से। ओके, पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ सॉल्व करने में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि तुम्हें क्या होता है, एक पैराग्राफ अगर तुमने समझ लिया तो उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 2 प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है अपना। उन्होंने एक कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास बॉक्स 1 है जिसमें 1 वाइट 3 रेड 2 ब्लैक। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए कि 1 बॉक्स है 2 बॉक्स है 3 बॉक्स है, हमेशा क्या करो, एक रफ डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो कि हमारे पास सपोज देयर आर बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। उन्होंने बोला है 3 बॉक्स है तुम्हारे पास, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। तीनों का कंटेंट गिवन है, डेट इज बॉक्स 1 कंटेंट 1 वाइट 3 रेड 2 ब्लैक, 1 वाइट 3 रेड 2 ब्लैक। ओके, बॉक्स 2 का कंटेंट गिवन है 2 वाइट 3 रेड 4 ब्लैक, 2 3 4, 2 वाइट 3 रेड 4 ब्लैक। बॉक्स 3 का कंटेंट गिवन है, डेट इज 3 4 5। ओके, नाइस, 3 4 5 वाइट रेड एंड ब्लैक। ओके, हमने क्या किया, पैराग्राफ पढ़ लिया और पैराग्राफ खत्म हो गया, बस इतना ही था पैराग्राफ। मतलब पैराग्राफ में उन्होंने क्या दिया था कि तुम्हारे पास 3 बॉक्स है, तीनों बॉक्स का कंटेंट इतना है। अब देख लो आगे क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच बॉक्स B1 B2 B3, एक एक बॉल हर एक बॉक्स से निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है डेट ऑल द 3 बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर। तो ऑब्वियसली जब किसी भी बैग से हम लोग बॉल निकाल रहे हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। मतलब क्या, मतलब ये कि बॉक्स 1 से क्या निकला उससे ये फर्क नहीं पड़ता है बॉक्स 2 को कि बॉक्स 2 से क्या निकलेगा, और उसके प्रोबेबिलिटी से बॉक्स 3 के प्रोबेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बॉक्स 1 और बॉक्स 2 में क्या निकला था। दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट। दिस मीन्स कि हम लोग डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी है, तीनों बॉल सेम कलर के होने चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो तुम बोलोगे हो सकता है बॉक्स 1 से भी वाइट निकल जाए, बॉक्स 2 से भी वाइट निकल जाए, बॉक्स 3 से भी वाइट निकल जाए। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस हो सकता है इसलिए प्लस डाला। ऑप्शन है मेरे पास, केसेस बना रहे हैं डिफरेंट, रेड 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 निकले या फिर ब्लैक 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 निकले, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो वी कैन सी पहले बॉक्स से वाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी है 1/6, दूसरे बॉक्स से वाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी है 2/3 2 5 4 9, एंड तीसरे बॉल से 3/4 3 7 5 12, प्लस रेड निकलने का 3/6 एंड 3/9 एंड 4/12, प्लस ब्लैक 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 का 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 5/12। तो ये अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 6 × 9 × 12 एंड ऊपर कितना आ रहा है 3 × 2 6 प्लस 3 × 3 9 × 4 36 प्लस 40। तो ये ऊपर आ गया मेरे पास 82 एंड नीचे मेरे पास जो भी है एक्चुअल में सारे ऑप्शंस में सेम है 648, एंड यू कैन ऑल्सो सी 12 × 9 108 × 6 is 648। तो हमारा आंसर कितना आ गया 82/648। पहला वाला तो क्वेश्चन बहुत ही रद्दी था, मतलब ये कोई भी कर सकता है जो भी हल्का सा भी बेसिक प्रोबेबिलिटी आता है जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग वन। देखना यहाँ पे बोला गया इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉल को निकाला गया विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए रैंडमली सेलेक्टेड बॉक्स। मतलब उन्होंने क्या किया, रैंडमली किसी भी बॉक्स को सेलेक्ट किया, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ, 1/2।
3। मतलब तुमने किसी भी रैंडमली बॉक्स को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी निकाला 1/3, उससे मैं अभी ऐसे ही पूछ रहा हूँ। एंड वन ऑफ द बॉल इज ड्रॉन, मतलब उन्होंने क्या किया, कोई भी रैंडमली एक बॉक्स को सेलेक्ट किया, उससे 2 बॉल निकाले, उसमें से एक बॉल तुम्हारा व्हाइट निकला है एंड एक बॉल रेड निकला है, इतना पता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 बॉल्स ड्रॉन आर फ्रॉम बैक 2। सबको पता चल चुका होगा किससे क्वेश्चन आ गया, बेस थ्योरम से। बेस थ्योरम बोलो या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलो ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ गया। मतलब उन्होंने बोला है कि एक इवेंट है ए, दैट इज 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 1 वाइट प्लस 1 रेड। एक दूसरा इवेंट है, क्या प्रोबेबिलिटी है, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक 2। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तुम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या निकालना है देख लो ध्यान से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बैक 2 निकला, गिवन डैट 2 बॉल निकाला, एक वाइट एक रेड। तो तुम ऑब्वियसली क्या करोगे, बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। या तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कर लो या तो बेस थ्योरम से कर लो, दोनों एक ही बात है ऑब्वियसली। अब प्रोबेबिलिटी ए नीचे वाले को लिखते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है जो 2 बॉल निकाला है, एक वाइट एक रेड ने। तो हमारे पास 3 बॉक्स है, तीनों बॉक्स से प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है, बॉक्स 1 को चूज किया, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें से एक वाइट निकला एक रेड। तो ऑब्वियसली मेरे पास वाइट इसमें कितना होगा, 1 होगा, तो 1C1 एंड 3C1, ठीक है। 1C1 एंड 3C1, 1C1 एंड 3C1 डिवाइडेड बाय टोटल 6 है तो 6 में से कोई भी 2, फिर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स 2 का हाल देख लो भाई, 2C1 3C1, 2C1 इंटू 3C1, नीचे कितना आ जाएगा 9C2 प्लस फिर से 1/3, देख लो भाई कितना आ रहा है, 3C1 4C1, 3C1 4C1, 3C1 4C1 डिवाइड बाई 12C2, और ऊपर कितना आएगा, बॉक्स 2 वाला आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा ये वाला चीज़ 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2C1 इंटू 3C1 डिवाइड बाई 9C2, 1/3 1/3 1/3 1/3 कैंसल आउट हो गया। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब तो इसको कैलकुलेट करना है हमें थोड़ा सा। 3C1 इंटू 2C1 इज ऑब्वियसली 6, नीचे कितना आ जाएगा 9C2, 9C2 इज 8 इंटू 9/2, ठीक है। ओके, डिवाइड बाय 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाय 6C2 इज 6 इंटू 5/2 प्लस दिस इज 6 डिवाइड बाय 8 इंटू 9/2 प्लस 3 इंटू 4 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 11/2, 2 2 2 2 कट गया ठीक से। ऊपर आ गया 6 डिवाइड बाय 72, नीचे आ गया 3 डिवाइड बाय 30 प्लस 6 डिवाइड बाय 72 प्लस 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 11, 12 से 12 कट जाएगा, फिर से 12, यहाँ 10 12, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1/12 और नीचे आ जाएगा 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/11, ठीक है। तो 1/12 रहने दिया, नीचे आ गया 10 इंटू 12 इंटू 11 एंड इधर आ गया 12 इंटू 11 प्लस 10 इंटू 11 प्लस 12 इंटू 10, यहाँ से एक 12 से 12 भी कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11, 1 2 1 2 2 3 1, 132 प्लस 110 प्लस 120, ऊपर कितना आ गया 110, नीचे आ गया 0 0 0 2, 2 1 3 3 6, 1 1 2 1 3, 362, 110 बाई 362, 110 बाई 362, तो ऑब्वियसली डिवाइड बाई 55, डी ऑप्शन। तो हमने 10 मिनट में फिर से ये क्वेश्चन कर लिया, 10 मिनट में पहला वाला कर लिया था, टोटल 20 मिनट लगा है हमारे पास अभी, और हमने 2 पैराग्राफ सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज टफ, ऑब्वियसली सबसे नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास पेपर 1 में भी एक आया था, इनइक्वालिटी टाइप का, जो भी डिफरेंशियल में दिया हुआ था, ठीक है। अब देखना, इन्होंने बोला है कि एक फंक्शन है हमारे पास 0 to 1
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में डिफाइंड है बी ए फंक्शन। सपोज दैट द फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, डबल डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये रिलेशन आया है। एंड इट इज गिवन दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेटिस्फाइज द कंडीशन दिस। हमारे पास एक कंडीशन गिवन है एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ओके, देन हमारे पास कुछ पूछा गया, अगर x 0 से 1 में होगा तो फंक्शन का एफ एक्स का क्या सिचुएशन होगा। एंड एक और क्वेश्चन पूछा गया ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, मिनिमम इंटरवल में x इज इक्वल टू 1/4 पे आ रहा है, तो एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सोचना आसान नहीं है ना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए और अगर तुमने पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे हैं तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हें सोचना कि किस तरीके से सोचे इस क्वेश्चन को, किस तरीके से आगे बढ़े। ओके, हाँ, कैसे सोचेंगे, सोचो। देखो, एक तो क्या ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने जो पेपर 1 में सॉल्व किया था वो बहुत ही प्यारा सा डिफरेंशियल इक्वेशन था और इजी था, क्योंकि एफ डैश एंड एफ इन्वॉल्व थे और बहुत ही आसानी से हो गया था। लेकिन यहाँ पे एफ डबल डैश भी इन्वॉल्व है, तो डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन हमें ये तो आइडेंटिफाई करना होगा ऑब्वियसली कि ये किसी ना किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। एंड ई टू दी पावर एक्स यहाँ पे क्यों दिया है मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं ई टू दी पावर एक्स से डिवाइड कर दूँ दोनों साइड, और इसको देखना, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मतलब ऐसा तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा हिंट तो आ ही रहा है कि नीचे जो है ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स का कुछ भी पूछा है अचानक से। ठीक है, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स तो आएगा ही, उसी का कोई डबल डिफरेंशियल है ये। ठीक है, अगर तुम निकालोगे देखना, ध्यान से देखो, जैसे ही मैं ई टू दी पावर माइनस एक्स से डिवाइड करूंगा क्या होने वाला है यहाँ देखना। मैंने इसको लिखा एफ डबल डैश एक्स एंड 2 इंटू एफ डैश एक्स को लिख दिया मैंने माइनस एफ डैश एक्स और एक माइनस एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। जैसे ही मैंने डिवाइड किया मेरे पास आ गया एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स को एक साथ रखा, इसको मल्टीप्लाई किया ई टू द पावर माइनस एक्स से, माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ई टू द पावर माइनस एक्स से, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ वी कैन सी ये वाला चीज किसी ना किसी का डिफरेंशियल लिखा हुआ है, किसका सबको पता हो जाना चाहिए। दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, now you can see this is overall d by dx of e to the power minus x into f dash e to the power minus x into f dash x minus e to the power minus x into fx greater than equal to 1 obviously। ठीक है, now again we can see this is d by dx and this is again d by dx of e to the power minus x into fx ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, किसी चीज़ का डेरिवेटिव अगर 1 से बड़ा है दिस मीन्स उसका डेरिवेटिव 0 से भी बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो दिस इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डबल डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का ग्रेटर देन 0 है। अब इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन का मैंने एक नाम दे दिया सपोज जी एक्स, जी एक्स इज ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। नाउ वी नो डैट जी ऑफ 0 हमें 0 से 1 में देखना है। ठीक है, 0 से 1 में। अब हमें इतना तो पता है कि जी ऑफ 0 इज ई टू द पावर माइनस 0 इंटू एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है एंड जी ऑफ 1 इज ऑल्सो 0। तो यहाँ से अगर मैं जी एक्स का ग्राफ बनाना चाहूँ तो 0 पे 0 एंड 1 पे भी 0 एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इज पॉजिटिव। किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दिस मीन्स वो फंक्शन कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड। अच्छा, वो कॉनकेव अपवर्ड है अगर, तो ऑब्वियसली ऊपर ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर चला गया तो कभी भी कॉनकेव अपवर्ड नहीं होना पड़ेगा, उसको यहाँ से यहाँ रिटर्न होना है, दिस मीन्स वो कॉनकेव डाउनवर्ड रहेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा।
यहां से मुझे क्या पता चला कि जी एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, जी एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 एंड वी नो डैट ई टू द पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नेगेटिव कौन? एफ एक्स। दिस मीन्स एफ एक्स इज लेस देन 0। एफ एक्स एक नेगेटिव, तो कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। एफ एक्स हमेशा नेगेटिव होगा, सिंपल। नाउ सेकेंड पार्ट बोला गया ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, जिसको हमने जी एक्स माना था, यही है वो फंक्शन। एज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल 0 से 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, यहाँ पे कहीं एक्स इज इक्वल टू 1/4 है और वहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है अपना, ठीक है। जी एक्स का मैंने ग्राफ बनाया ही था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा होगा कि मैं अगर 0 से 1/4 में जाऊं तो जी एक्स इज डिक्रीजिंग, दैट इज जी डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1/4, है ना। ओके, तो जी डैश एक्स कितना आएगा? ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स लेस देन 0, दैट इज एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स। एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स when x belongs to 0 से 1/4। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पैराग्राफ इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो तुम्हें दिख रहा होगा चैप्टर का इंपॉर्टेंस, मतलब एक कैलकुलस से पैराग्राफ आया, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पैराग्राफ आया। तो इतना मैं बार बार बोलता हूँ, कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कर लो, तुम्हारा आधा मैथ्स हो जाता है, ठीक है, आधा से ज़्यादा बेसिकली। अब देखना, बोला गया देयर इज अ फोकल कॉर्ड पी क्यू टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो कि सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है। द टेंजेंट टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू मीट द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस ए एंड a इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके, जो भी कंडीशन गिवन है वो प्लॉट कर लेते हैं एक बार, ताकि रफ स्केच रहता है। तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा ट्राई करो कि रफ स्केच एक बना लो। तो उन्होंने बोला है कि वी हैव अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड हमारे पास एक P पॉइंट होगा एंड देयर विल बी अ Q पॉइंट। PQ जो होगा हमारा फोकल कोड होगा, दिस इज फोकस F मान लेते हैं, एंड विच इज a,0 सिंस द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट Q and Q point is lying on a line which is y is equal to 2x plus a. Now they are asking the length of the chord PQ. Obviously length of the chord PQ निकाल सकते थे अगर मुझे P point पता होता and Q point पता होता। chord का लेंथ निकालने शायद तुम्हें आता होगा। कैसे निकालते हैं? सबसे इजी तरीका कि कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लो, उसके बाद उसको सॉल्व कर लो, उसके साथ x1 माइनस x में क्वाड्रेटिक बनाओ, y में क्वाड्रेटिक बनाओ, x1 माइनस x2 निकाल लो, y1 माइनस y2 निकाल लो, एंड रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। ये सबसे बेसिक है ना। ओके, सो ये जो कॉर्ड है PQ, ये तो फोकल कॉर्ड है ही, डेट इज इट इज पासिंग थ्रू a,0, लेकिन इसका स्लोप नहीं पता है मुझे, स्लोप तो नहीं पता है ऑब्वियसली। चलो, एक और चीज कि सिंस P पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, Q पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है Q पे, मैं हो सकता है इसका जो सॉल्यूशन दूं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा हटके ही हो, ठीक है। मतलब मैं बेसिक तरीके से सोचने सिखा रहा हूं। देखना, सिंस दे आर इंटरसेक्टिंग एट Q, तो Q पॉइंट के रिस्पेक्ट में PQ इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अकॉर्डिंग टू पॉइंट Q, PQ इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर मुझे Q का कोऑर्डिनेट पता होता तो मैं PQ का इक्वेशन बहुत ही आसानी से लिख पाता। कैसे? T इज इक्वल टू 0 से। सिंस वी डोंट नो द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, लेकिन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं इफ वन पॉइंट इज अल्फा, अदर पॉइंट विल बी 2 अल्फा प्लस a। क्यों? क्योंकि यही दोनों पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा होगा। सो अकॉर्डिंग टू Q द इक्वेशन विल बी y1 2 अल्फा प्लस a is equal to 4a x plus x1 by 2, that is 2a x plus alpha. This should be the equation of PQ.
एंड सिंस वी डोंट नो अल्फा वी हैव टू फाइंड अल्फा। अब अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि लाइन पी क्यू इज पासिंग थ्रू a, 0, so let's put a, 0 here. You will get 2a plus alpha, and since this is 0 so a plus alpha is 0 and alpha is minus a, तो यहाँ से मेरे पास q पॉइंट आ जाएगा हु बहू, that is minus a, minus a. Okay, so now we can see the equation of the pq is easy, that is y1 2a x माइनस a से a भी कट गया और यहाँ से आया 2x प्लस y इज इक्वल टू 2a. दिस इज द इक्वेशन ऑफ PQ. नाउ वी नो द इक्वेशन ऑफ PQ. अब हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला के साथ सॉल्व कर लेंगे. डेट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है. सो वी नो डेट y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. 4 से 4 कट गया. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ax. तो यहाँ से यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसके दो रूट्स होंगे x1 एंड x2. So we know the difference of the root, that is x1 minus x2, that is root d by a, that is b square 9a square minus 4ac divided by a is 1, that is root 5a, and we have to use x1 minus x2 का whole square, so this is 5a square root 5a, this is root 5a. तो इसका होल स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो निकल गया, लेकिन y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा. तो ऑब्वियसली दूसरा तरीका क्या है कि x सब्सटीट्यूट करो, y में क्वाड्रेटिक लाओ, आ जाएगा. ठीक है. या फिर नेक्स्ट तरीका कैन बी, वी नो डेट y इज इक्वल टू माइनस 2 x माइनस ए. ओके, सो y1 माइनस y2 विल बी माइनस 2 x1 माइनस x2, क्योंकि a से a तो कट जाएगा. ठीक है. सो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, डेट इज 5a स्क्वायर विच इज 20a स्क्वायर. सो वी नो द डिस्टेंस, रूट अंडर 5a स्क्वायर प्लस 20a स्क्वायर, डेट इज रूट अंडर 25a स्क्वायर, डेट इज 5a. ठीक है. इस तरीके से भी सोच सकते हैं. अदर लोग कैसे सोचते हैं मैं बताता हूँ. सिंस इसका कोऑर्डिनेट वो लोग क्या लेंगे, ए टी वन स्क्वायर 2a t1. इसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, ए टी टू स्क्वायर 2a t2. अब बोलेंगे ये फोकल कोऑर्डिनेट t1 t2 माइनस 2 होना चाहिए. एक इक्वेशन आ जाएगा t1 t2 में. एंड इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसका कोऑर्डिनेट पता है ए t1 t2 ए t1 प्लस t2. वहाँ से वो बोलेंगे ए t1 t2 एंड ए t1 प्लस t2 लाई ऑन द लाइन दिस. सो t1 t2 को माइनस 2 पुट कर देंगे एंड वहाँ से t1 प्लस t2 पता चल जाएगा. नाउ वी नो t1 प्लस t2 एंड वी नो t1 t2, तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे. एंड सिंस वी नो दी पॉइंट्स, हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस निकाल लो. ये एक तरीका था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सोच सकते थे, पैराबोला से सोच सकते थे. नाउ अगर इस तरीके से सोचते तो एक और चीज़ आसानी हो जाती कि हमें जो पूछा गया था व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय PQ ऑन द वर्टेक्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. इफ कॉर्ड PQ सबटेंड एन एंगल थीटा ऑन द वर्टेक्स देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट. तो यहाँ से क्या होता है कि हमारे पास इसका स्लोप निकल जाता तुरंत, क्योंकि ये पॉइंट पता है, ये 0,0 स्लोप पता है, ये भी पॉइंट पता है, ये 0, तो ये भी स्लोप पता है, एंड दोनों का स्लोप पता है. तो tan थीटा पता है, डेट इज m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2. लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर पाए. तो अब दूसरे तरीके से कैसे सोचेंगे. सोचो, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सोचा नहीं, अब फिर से इतना टास्क करेंगे, बहुत ही टाइम लग जाएगा. दूसरे तरीके से हाउ कैन वी फाइंड आउट द एंगल. सोचो जरा ध्यान से. मुझे P पॉइंट नहीं पता है, मुझे Q पॉइंट नहीं पता है, मुझे क्या क्या पता है. मुझे बस इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पता है एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ पता है, डेट इज y प्लस 2x इज इक्वल टू 2a आई गेस. एंड मुझे पूछा गया है ओरिजिन पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है ये लाइन. कोई कॉन्सेप्ट याद हो रहा है. मैं इसलिए अलग तरीके से कर रहा हूँ ताकि तुम्हें नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिले. ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत कम मिलते हैं ना एग्जाम्पल्स में. तो याद करो, ऐसा कुछ सिखाया गया था क्या. एक कोई भी कर्व हो, उस पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो या कॉर्ड हो, ओरिजिन पे अगर एंगल सबटेंड कर रहा है तो वो निकालने के लिए क्या तरीका था, होमोजिनाइजेशन.
क्या करते थे, इस लाइन को इस कर्व के साथ होमोजेनाइज कर देते थे और हमारे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाता था होमोजेनियस का, जो कि सेंटर से पास कर रहा होगा, उसके बीच का एंगल निकाल देते थे। मैं भी वही करने वाला हूँ, डेट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब वहाँ पे 1 के जगह मैं क्या यूज़ कर लूँगा, 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2a। मैंने क्या किया, पी क्यू जो इक्वेशन था उसका लाइन यूज कर लिया, ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया। सो दिस इज वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2xy। तो मेरे पास बहुत ही प्यारा सा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0 आ गया, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड वी नो द एंगल बिटवीन देम दैट इज tan थीटा विच इज इक्वल टू mod of 2 into root under h square, that is 1 का स्क्वायर माइनस 4 is h square minus ab, that is minus minus plus divide by a plus b, that is 3। ठीक है, दिस इज 2 रूट 5 बाई 3 विथ मॉडुलस tan थीटा। एंड हमें एक्यूट एंगल नहीं निकालना है, ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है, तो वी विल से दिस इज माइनस, तो डी ऑप्शन। नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला या नहीं, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। हमने 4 पैराग्राफ टोटल सॉल्व किए, 1 2 3 एंड 4, और हमें बहुत कुछ इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट सीखने को मिले जिसको हम लोग फ्यूचर में यूज कर पाएंगे। तो चलो लास्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, कौन सा, लास्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन 3, और उसमें आएगा मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन, डेट इज मैच द कॉलम टाइप। इसमें क्या होगा, ये भी बेसिकली एक पैराग्राफ टाइप ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन गिवन होगा, उस पर बेस्ड हमें मैट्रिक्स मैच करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पैराग्राफ से भी डिफिकल्ट हो गया कि एक पैराग्राफ गिवन है और उस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन गिवन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होगा कि एक क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया तो ये 4 अपने आप पता चल जाएगा। उसी तरीके से इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे कुछ, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।